मित्रों, भारतीय राजनीति में सबको ये पता है कि 2024 से 2014 के बीच सत्ता का वास्तविक केंद्र प्रधानमंत्री का कार्यालय नहीं बल्कि 10 जनपद था। अब आप समझ गए होंगे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एनएससी के माध्यम से ऐसे भूमिका निभाई जैसे आप सुपर पीएम की संज्ञा दे सकते। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि समानांतर सरकार चली गई, वहां से नीतियां तय की गई, मंत्रिमंडल पर नैतिक राजनीतिक दबाव बनाकर फैसले प्रभावित किए गए। सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक विमर्श या फिर कांग्रेस की सत्ता संरचना में वास्तव में दो ध्रुव बन चुके थे। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनकी बयानों को भी देखना होगा। उन्होंने 247 से अधिक विदेश यात्राएं की और कई बार सुरक्षा एजेंसियों को सूचित भी नहीं किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सर्वोपरि होती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज इंडिया थिंग्स में हम आज जो यूएस का प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला पाकिस्तान के बारे में, उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, वो बार बार नारा लगाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। तो हम आज आपको बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है या कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस। आप सबको मालूम है, ट्रंप ने अभी अभी अपना भाषण दिया और गलती से पाकिस्तान की असली डिफेंस स्ट्रेटेजी उन्होंने बता दी। वाशिंगटन को फोन कर को रोना। ट्रंप ने कहा, अगर आई विल कोट इट, ट्रंप ने कहा, आई विल कोट इट, अगर मैं दखल नहीं करता तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीएम मारे जाते। आई विल अनकोट। मित्र, आपको मालूम है कि मई 2025 की झड़प के दौरान इस्लामाबाद को एहसास हुआ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उन्हें परमानेंट एविक्शन नोटिस देने वाले हैं। उन्हें हमारे फोर्सेस से बचाने के लिए सचमुच अंकल सैम को बुलाना पड़ा। लेकिन यहां घर पर भारत में हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश की स्ट्रैटेजिक पोजीशन का समर्थन करने के बजाय जेट काउंट की मांग करने की बिजी नजर आए। और आजकल उनकी नए गप्पाबाजी शुरू हुई है। आप सबको मालूम है वो क्या है? आई विल कोट इट, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, ये जो नारा आजकल राहुल गांधी जी का चल रहा है, उसकी बखिया तो खुद उनकी वाशिंगटन वाले वासेंस अधेर रहे हैं। लगभग हर दूसरे दिन उनकी कलाई खुल जाती है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड का जो राग राहुल गांधी जी ने अलाप रहे हैं, आज उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय राजनीति में सबको ये पता है कि 2024 से 2014 के बीच सत्ता का वास्तविक केंद्र प्रधानमंत्री का कार्यालय नहीं बल्कि 10 जनपद था। अब आप समझ गए होंगे। उस दौर में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एनएससी के माध्यम से ऐसे भूमिका निभाई जैसे आप सुपर पीएम की संज्ञा दे सकते। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि समानांतर सरकार चली गई, वहां से नीतियां तय की गई, मंत्रिमंडल पर नैतिक राजनीतिक दबाव बनाकर फैसले प्रभावित किए गए। सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक विमर्श या फिर कांग्रेस की सत्ता संरचना में वास्तव में दो ध्रुव बन चुके थे। ये अभी इसकी रिलेवेंस है पॉलिटिकल, इसलिए यह बात आज मैं याद करा रहा हूं फिर से।
यदि निर्णय लेने का अंतिम शक्ति निर्वाचित प्रधानमंत्री के बजाय एक गैर सरकारी संरचना के पास केंद्रित हो जाए तो लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इस विषय पे अनेक चर्चा अनेक बार हो भी चुका है। इसी कालखंड में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से जुड़े स्रोतों से मिले चंदे को भी देखना जरूरी होती है। ये बात मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। इसे सहज आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि संभावित नीतिगत प्रभाव के रूप में देखना चाहिए। तो कोई अगर हम ऐसे देखेंगे तो कोई गलत भी नहीं होगा। जब किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े ट्रस्ट को विदेशी फंडिंग मिलता है तो पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में कठोर सवाल खड़ा होता है। क्या उस समय भारत चीन संबंधों के कुछ निर्णयों पर उसका जो है कोई प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न भी स्वाभाविक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो एमओयू साइन किया था उसकी सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं। उस एमओयू के माध्यम से कांग्रेस ने देश का क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया ये कौन जानता है। जाहिर है कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती रही, लेकिन राजनीति में जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं वो कॉम्प्रोमाइज ही समझा जाता है। तो राहुल जी, आप जो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात कर रहे हैं, पहले अपना बारे में सफाई दीजिए। एक और बात करते हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनकी बयानों को भी देखना होगा। उन्होंने 247 से अधिक विदेश यात्राएं की और कई बार सुरक्षा एजेंसियों को सूचित भी नहीं किया उन्होंने। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सर्वोपरि होती है। जब एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश में भारत की आंतरिक राजनीति, लोकतंत्र और संस्थाओं पर लिखी बयान देते हैं तो स्वाभाविक रूप में यह प्रश्न उठता है, क्या वो स्वस्थ आलोचना है क्या, या फिर देश की छवि को चोट पहुंचाने वाले राजनीति कर रहे हैं? आखिर किस मजबूरी के तहत वह अपनी यात्राओं को जानकारी नहीं देने से बचते रहे? कहीं ये उनकी सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज मिशन वाली यात्राओं तो नहीं था? ये सवाल आज भी खड़ा होता है, क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो अक्सर उनकी विदेश यात्रा के बाद भारत में कुछ ना कुछ अनावश्यक विवाद हमेशा से खड़ा होते दिखता है। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। वे विदेश में ऐसे मंचों पर जाते हैं जहां भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवाल उठे जाते हैं और फिर उन्हीं बयानों का देश में राजनीतिक हथियार बनाया जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क है कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना और वैश्विक मंचों पर विचार रखना कोई अपराध नहीं है, ऐसा कांग्रेस मानता है। लेकिन अंतर यह है कि क्या असहमति राष्ट्रीय हितों के दायरे में है या फिर वो राजनीतिक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग बनाते हैं। इतिहास की ओर अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथित बयान था, आई विल कोट इट, 45 करोड़ लोग बोझ है, ये जो है उसको भी समय समय पर उद्धृत किया जा रहा है। इस कथन की प्रामाणिकता पर इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु इसे राजनीतिक विमर्श में कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक के रूप में ये पेश किया जाता है। ये दर्शाने के लिए कि कोशिश होती है कि सत्ता और जनता के बीच दूरी कोई नई बात नहीं बल्कि एक पुरानी प्रवृत्ति रही है। इस सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में कोई समझौता मिशन था या केवल राजनीतिक नैरेटिव है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि से जुड़े हो तब उसकी गंभीरता बढ़ जाती है।
यदि कोई भी राजनीतिक दल या परिवार अपने हितों की रक्षा के लिए नीतिगत समझौता करता है तो यह लोकतंत्र की मूल सिद्धांत का विरोध है। और यही राहुल का कॉम्प्रोमाइज मिशन हमारे सामने दिखता है। आज भारत एक उभरी हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है विश्व में। और ऐसे समय में अपोजिशन की भूमिका जो है रचनात्मक आलोचना की होनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देश की भला के लिए, ना कि ऐसे राजनीति कि जिससे देश के भीतर अविश्वास और बाहर भ्रम की स्थिति पैदा हो। कांग्रेस को भी ये आत्ममंथन करना होगा कि क्या उसकी राजनीति वैचारिक संघर्ष पर आधारित है या फिर केवल सत्ता में वापसी की बेचैनी पर। लोकतंत्र में जनादेश अंतिम निर्णायक होता है। यदि जनता को लगेगा कि कोई दल या नेतृत्व राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहा है तो ये उसे सत्ता से दूर रखने में देर नहीं लगाएगी, क्योंकि हम मानते हैं लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ा पावरफुल है। अगर नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को इतने सारे राज्यों में लोगों ने पसंद किया है, और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेतृत्व को जब आप कॉम्प्रोमाइज पीएम के नाते प्रश्न खड़ा करते हैं तो हमें भी इतिहास में झांक के देखना पड़ेगा कि अगर पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है या कांग्रेस। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।